हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रमानुसार विराम चिन्हों के प्रयोग और उसके नियमों के ऊपर, जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे पहले हमने हिंदी वर्तनी पर बातचीत की थी। जिस लेक्चर को देखकर आप सभी के मन में तमाम प्रश्न आए और आप सभी ने कमेंट्स किया, उसको देखकर मेरे मन में भी उत्साह आया और मुझे लगा कि इस पर और अधिक हमें बात करने की ज़रूरत है, जिसको कि हम प्रैक्टिस सेट और अन्य लेक्चर्स के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। चलते हैं, बात करते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, जो कि विराम चिन्हों के ऊपर है। जब भी हम अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग समय समय पर करते रहते हैं। उन्हीं पर बात करेंगे जो कि परीक्षाओं में आपके टेस्ट पर आधारित होते हैं। तो चलते हैं, सीधे देखते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम पर बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी कि रुकना। विराम एक शब्द जुड़ा आप और सुने होंगे, आराम और विराम दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते हुए ही शब्द हैं, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से आराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। और कौन करता है? लेखक के द्वारा पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई है। खासतौर से आप देख रहे हैं कि जो विराम चिन्ह है, उनका उपयोग भावबोध सरल बनाने के लिए, सुबोध बनाने के लिए, सुंदर गठन करने के लिए वाक्य का, और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता रहा है। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखक की विशेष मनोदशा का एक बड़ा पड़ाव है। यहाँ पर देखें, एक शब्द आया हुआ है पड़ाव। पड़ाव का मतलब भी होता है ठहराव, यानी कि विराम। जब भी कोई लेखक अपने मनोदशा का चित्रण करता है, वर्णन करता है या फिर भावाभिव्यक्ति करता है, तो उसके एक एक मनोदशा एक एक पड़ाव पर होती है। उसके ठहराव का संकेत स्थान ही विराम चिन्ह कहलाता है। तो अब आपके दिमाग में विराम चिन्ह का धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम भी अपने व्यवहारिक जीवन में विराम चिन्हों का खूब प्रयोग करते हैं, लेकिन इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, और हम सही कर भी देते हैं। लेकिन आज हम उसे व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे कि जब भी कोई लेखक अपनी बातों को पाठक के सामने प्रस्तुत करता है, तो अपने मनोदशा के एक एक क्षण को किन ठहराव संकेतों के माध्यम से, विराम चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो चलते हम आगे और देखते हैं। अगर बात करें हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों की, तो मुख्य रूप से हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग अधिक ही होता है, जिसमें कि हम देखेंगे कि पूर्ण विराम, जिसको कि अंग्रेजी में फुल स्टॉप, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 विराम चिन्हों का प्रयोग आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। और इसके दाहिने साइड हमने अ, विराम चिन्हों का जो प्रतीकात्मक रूप है उसको भी इंगित किया है। पूर्ण विराम फुल स्टॉप, जिसको कहा जाता है खड़ी पाई, अल्प विराम छोटा सा कॉमा, योजक चिन्ह डैश, जिसको कि हाइफन भी कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि इंट्रोगेटिव जो प्रश्न चिन्ह होता है, या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह जो कि खड़ी पाई होती है लेकिन उसके नीचे एक छोटी सी बिंदु होती है। ये अंतर है खड़ी पाई, यानी कि पूर्ण विराम और विस्मयादिबोधक चिन्ह में अंतर है। उद्धरण चिन्ह, जिसको कि इन्वर्टेड कामा बोलते हैं, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कामा भी होता है और डबल इन्वर्टेड कामा भी होता है। तो शुरुआती कक्षाओं में जब आप पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे लिखने का अभ्यास करते रहेंगे, तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उद्धरण का प्रयोग आप अपने लिखावट के समय, लिखते समय प्रयोग करते रहेंगे। तो यही है विराम चिन्ह, इन्हीं को ध्यान में रखना है। अब हम एक एक विराम चिन्ह को समझने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह के ऊपर, जिसका कि संकेत भी आप देख रहे हैं खड़ी पाई। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना। इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, ऐसा विराम जो कि पूर्ण तरीके से हो, माने कि उसके आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, पूरी तरीके से रुक जाना है। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो दो स्टेशनों के बीच में निर्धारित रहता है कि आपको वाराणसी से मऊ जाना है, मऊ से वाराणसी जाना है, या फिर आप अपने अपने स्टेशन का नाम भी ले सकते हैं। तो एक जगह कहीं न कहीं जाकर रुकना है। उसी तरह से पूर्ण विराम का मतलब है कि पूरी तरह से रुकना या फिर ठहरना। सामान्यतः जहां वाक्य की गति अंतिम अंतिम रूप ले ले या फिर विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में यही रखना है कि जब भी वाक्य कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो वहां पर पूर्ण विराम होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने दो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है कि यह हाथी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाक्य क्या हो जा रहा है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जा रहा है या फिर पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लग गया है। मैं आदमी हूं, ये आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया वाक्य और पूर्ण विराम यहाँ पर लग गया। वह जाता है, वह खाता है, वह लिखता है, वह तैयारी करता है, ठीक है, वह अध्यापक है। तो ये क्या है, जो वाक्य प्रयोग किया जा रहा है और उसके आखिर में जिस चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं वही पूर्ण विराम है, जिसको कि हम फुल स्टॉप कहते हैं। आपने एक कविता पढ़ी होगी राम की शक्ति पूजा, जो कि लंबी कविता के तौर पर जानी जाती है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लगभग 18-19 लाइन के बाद पहला फुल स्टॉप दिया है। कई बार उसके इस रूप पर बात की जाती है, शिल्प पर बात की जाती है कि इतने लंबे वाक्यांश के बाद ठहराव हुआ है। लेकिन आप तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे वाक्य प्रयोग किए गए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये कवि लेखक के ऊपर निर्भर रहता है कि उसका विचार कब कंप्लीट हो रहा है, कब पूरा हो रहा है, तो वहां पर पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। तो इसकी जानकारी व्याकरणिक दृष्टिकोण से जरूरी है। तो पूर्ण विराम आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से रुकना, यानी कि विचार जहां पर खत्म हो जाते हैं वहां पर पूर्ण विराम होता है, या फिर वाक्य की समाप्ति हो जाती है वहां पर पूर्ण विराम होता है। चलते हैं दूसरे विराम चिन्ह पर बात करें तो उसका नाम है अल्प विराम। तो पूर्ण विराम का ही उल्टा आप देख रहे हैं कि अल्प विराम है। जहां पर पूर्ण विराम में हम पूरी तरीके से रुकते थे, लेकिन अल्प मतलब कम और विराम मतलब रुकना। जहां पर थोड़ा सा ठहराव हो, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना हो या फिर ठहरना हो, वहां पर अल्प विराम कहते हैं। आपने विद्यार्थियों के 5 लक्षण के बारे में एक संस्कृत का श्लोक पढ़ा होगा कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, जिसमें कि अल्पाहारी गृह त्यागी, ठीक है। तो ऐसा लक्षण जिसमें कि वो कम खाना खाए और घर को छोड़कर जाकर तैयारी करे, तो अल्पाहारी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अल्प विराम है, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो वो होता है अल्प विराम का। भले इसका नाम यहाँ पर अल्प विराम नाम दिया गया हो, कम के अर्थ में हो या फिर थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन सर्वाधिक प्रयोग होता है विराम चिन्ह, तो वो है अल्प विराम। अल्प विराम के शाब्दिक अर्थ पर हमने चर्चा कर लिया कि ऐसा अल्प विराम जो थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरने का संकेत करता है। अल्प विराम की निम्नलिखित स्थितियां हो सकती हैं। अब कहां कहां अल्प विराम लग सकता है उसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं। कुल 3 पॉइंट हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है कि कहां कहां पर अल्प विराम होता है। जब हमें जानकारी नहीं होती है तो मन में जब आता है तो कहीं अल्प विराम लगा देते हैं, कहीं पूर्ण विराम लगा देते हैं, कहीं संबोधन लगा देते हैं। तो मनमौजी ढंग से भी कई बार लिखते समय हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विराम चिन्ह लगाने से अर्थ में कई बार बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कि अल्प विराम किन 3 दशाओं में ज्यादातर लगते हैं। पहला है कि वाक्य में जब 2 से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक, अव्यय और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया गया पदों में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे।
ये एक पद दिया गया है वाक्य के तौर पर कि राम लक्ष्मण भरत, इसके बाद और शब्द आया हुआ है। ठीक है, जैसे सामान्य तौर पर इसमें आप देख रहे हैं कि 4 संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अब किसी के दिमाग में आए कि बीच में क्यों नहीं राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, तो और कई बार आ जाता, लेकिन अब वहां पर क्या है, हम अल्प विराम का प्रयोग कर दिए हैं, जिससे कि एक ही जगह और का प्रयोग हो रहा है। तो हमने राम कौमा लक्ष्मण कौमा भरत और शत्रुघ्न राजभवन में पधारे। आप याद करिए जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे और आपको आलेख सुलेख बुलवा कर लिखवाया जाता था, तो बकायदे जो आपके अध्यापक हुआ करते थे वो बोलते भी थे कि इसके बाद कॉमा लगाओ, इसके बाद फुल स्टॉप लगाओ, पूर्ण विराम, ऐसे जोर से चिल्लाते थे तो हम लोग लगा दिया करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें अपनी पुरानी चीजों को याद रखना है, लेकिन समझना भी है कि अब क्यों यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जब 2 से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश हो, तब वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, चाहते तो हम इनके बीच में भी, राम और लक्ष्मण के बीच में भी और लगा सकते थे, लक्ष्मण और भरत के बीच में भी और लगा सकते थे, लेकिन अब व्याकरणाचार्यों ने नियम बनाया कि कोई जरूरी नहीं है, वहां पर हम कॉमा यानी कि अल्प विराम का उपयोग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि धीरे धीरे आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं वाक्यों में, कि वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 वाक्य हैं, वह रोज आता है। अब इसी से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य भी है, काम करता है और चला जाता है। 3 वाक्य हैं छोटे छोटे, लेकिन इनको एक जगह जोड़ने के लिए हमें कॉमा का प्रयोग करना पड़ा है, अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ा है, कि वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। वह रोज लेक्चर तैयार करता है, प्रस्तुत करता है और समझाकर चला जाता है। वह रोज लाइब्रेरी आता है, नोट्स बनाता है, फिर चला जाता है। इस तरीके से आप अन्य उदाहरणों को भी अपने दिमाग में रख सकते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा है कि जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी कि जहां शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए, यानी कि दोहराया जाए शब्दों को, और भावातिरेक मतलब उस भावातिरेक में, यानी कि भाव के कारण उस पर विशेष बल दिया जाए, तो वहां पर क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, तो हम दूर शब्द पे क्या कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। वह दूर से, कॉमा लग गया, अल्प विराम, बहुत दूर से आ रहा है, तो बहुत दूर से जब आ रहा है तो ये क्या है, भावातिरेक है। और शब्द की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। दूर शब्द यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 बार आया हुआ है। अब आपके दिमाग में बातें बैठ रही होंगी। दूसरा उदाहरण है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुनो, सुनो वह गा रही है, सुनो, सुनो, आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति हो रही है, वह गा रही है, तो यहाँ पर क्या लग गया, अल्प विराम। तीसरा उदाहरण है, नहीं, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। आपने कई सीरियल्स देखा होगा जिसमें एक ही व्यक्ति का 3-3 बार दिखाता है उसमें। ठीक है, नहीं, 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 सुनो, सुनो। तो अब मेरी बात आप समझ रहे होंगे, कई सीरियल्स में क्या होता है कि एक ही बात को कई बार भावातिरेक में पर विशेष बल देते हुए उसको दोहरा दिया जाता है, उसमें पुनरावृत्ति कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर व्याकरण के दृष्टिकोण से मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, उसमें भावातिरेक होता है, तो अल्प विराम का प्रयोग हो जाता है। जब आप समझ जाएंगे तो इस तरीके से आपको अगर वाक्य शुद्धि के तौर पर सवाल पूछा जाएगा या फिर पूछ दिया जाएगा इसमें कौन सा गलत है सत्य है, तो आप इस लेक्चर के आधार पर वहां पर सही कर सकते हैं। तीसरा नियम है कि यदि वाक्य में कोई अंतर्वर्ती पदांश या वाक्य खंड आ जाए तो अल्प विराम का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो पहले क्रोध, इसके बाद कॉमा दे दिया गया, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। देख रहे हैं कि तीनों वाक्यों का एक दूसरे से संबंध है, आपस में एक वाक्य खंड की तरह ये तीनों वाक्य जुड़े हुए हैं, और उनको जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है,
अल्प विराम कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 नियम थे जो कि ज्यादातर अल्प विराम के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आगे प्रैक्टिस के माध्यम से हम और इस पर बात करेंगे। आगे बात करते हैं योजक चिन्ह के ऊपर। योजक चिन्ह जिसको कि हाइफन कहा जाता है और सामान्य तौर पर डैश बोल दिया जाता है। योजक योजक मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। ठीक है ना, जोड़ने का जो काम करता है योजक कहलाता है। इसी तरीके से आपने एक शब्द सुना होगा संयोजक। जैसे लोग बोलते हैं कि राष्ट्रीय संयोजक। ठीक है, जब सेमिनार इत्यादि होता है तो नीचे लिखा रहता है कि संयोजक फला। इसी तरीके से आप देखेंगे लिखा रहता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक फला। ठीक है, इसी तरीके से अन्य पार्टियों के क्या होते हैं, संयोजक होते हैं। वो एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। अगर वो नहीं अगर उस सक्षम है तो फिर वो पार्टी क्या होती है, टूट जाती है। इसका मतलब है कि लोगों को जोड़ने वाला क्या कहलाता है, संयोजक। और जब चिन्हों को आपस में या फिर वाक्यों को आपस में कोई चीज जोड़ता है तो इसको योजक कहा जाता है। तो अब आप पहले तो योजक शब्द को अच्छे से समझ लिए होंगे और फिर जैसे ही आगे मैं बात करूंगा और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का अत्यधिक प्रयोग होता है और आपको बहुत ही धैर्य से इस लेक्चर को देखना है क्योंकि योजक चिन्ह का सही में बहुत प्रयोग होता है। अभी आपको खुद एहसास होगा, लेकिन हम एक एक पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे कि कहां पर योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है। यहाँ पर जैसा कि मैं शुरू में ही बता रहा था कि जोड़ने का काम करता है योजक। तो योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। तो आपको यहाँ पर कंडीशन को ध्यान में रखना है कि योजक दो शब्दों को जोड़ता है, दोनों को मिलाकर एक समस्त पद भी बनाता है, लेकिन ये दोनों पद क्या होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व वाले होते हैं। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो शब्द हैं माता पिता, दोनों का अस्तित्व क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पर डैश के माध्यम से, योजक चिन्ह के माध्यम से ये दोनों जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि इसके बीच में और शब्द छिपा हो जो कि अव्यय के तौर पर आता है, माता और पिता, लड़का और लड़की। तो और न लिखकर यहाँ पर क्या डैश का प्रयोग कर दिया गया, योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया और एक नया पद बना जो यहाँ पर समस्त पद के बारे में चर्चा की जा रही है, माता पिता। दूसरा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको पहले उदाहरण में ही समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे का विपरीत यहाँ पर दिख रहा है तो योजक चिन्ह लिख रहा है। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि दूसरा नियम यही बात कह रहा है कि दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ऊपर नीचे, लेन देन, माता पिता, रात दिन, आकाश पाताल, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, भाई बहन, देर सबेर, आगा पीछा, बेटा बेटी, ऊंच नीच, गरीब अमीर, शुभ अशुभ, लघु गुरु, विरह मिलन, स्वर्ग नरक, जय पराजय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका विलोम भी क्लियर हो रहा है। जय पराजय, देश विदेश, झूठ सच, जन्म मरण, जड़ चेतन, योगी भोगी, हानि लाभ, मानव दानव। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कि योजक चिन्हों के माध्यम से एक जगह कलेक्ट हुए हैं। ये दो विपरीतार्थक शब्द हैं लेकिन योजक चिन्ह लगाने से एक जगह उपस्थित हो गए। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं। और द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे पदों का भी प्रयोग होता है। यानी कि समास जब आप पढ़ेंगे तो 6 तरीके के समास होते हैं, उसमें द्वंद्व समास जो है वो योजक चिन्हों के माध्यम से आप उसको पकड़ भी लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस लेक्चर के माध्यम से आपका द्वंद्व समास भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिनके अर्थ प्राय समान होते हैं, ये बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, ऐसे पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये एकार्थक बोधक सहचर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान मर्यादा, आप देख रहे हैं बीच में योजक चिन्ह लगा। हाट बाजार, दीन दुखी, बलवीर्य, मणि माणिक्य, सेठ साहूकार, सड़ा गला, भूल चूक। ठीक है, रुपया पैसा, देव पितर, समझ बूझ, संबंध संपर्क, भोग विलास, हिसाब किताब, भूत प्रेत, चमक दमक, जी जान। लोग बोलते हैं ना जी जान से हम मेहनत कर रहे हैं, इस बार टीजीटी पीजीटी होना एकदम निश्चित है, जी जान से लगे हुए हैं। साग पात, बाल बच्चा, मारपीट। कई जगह आप देखेंगे मारपीट
एक ही में रहता है, लेकिन यहाँ पर आज आपको पता चलेगा कि व्याकरणिक दृष्टिकोण से दोनों के बीच में हाइफन का प्रयोग होता है। ठीक है, शोरगुल, धूमधाम, हंसी खुशी, चाल चलन, कपड़ा लत्ता, बर्तन बासन, जीव जंतु, कूड़ा कचरा, नौकर चाकर, ठीक है, सजा धजा, नपा तुला। तो ये क्या हो गया, द्वंद्व समास। जितने शब्दों का हमने प्रयोग किया यहाँ पर सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आपका समास भी क्लियर हुआ और योजक चिन्ह कहाँ कहाँ लगता है वो भी समझ में आपको आ गया होगा। अगले नियम पर बात करें कि जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो वहां पर योजक चिन्ह लगता है। ध्यान रखना है कि जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में, सामान्य तौर पर जब संज्ञा के अर्थ में कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब विशेषण पदों को खुद संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा तो वहां पर योजक चिन्ह लगेगा। जैसे लूला लंगड़ा, ठीक है, लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, अंधा बहरा। ठीक है, तो ये क्या है, विशेषण पद है और संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा इस तरीके से बातें करते हुए लोगों को भी। अगला नियम है कि जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां पर योजक चिन्ह लगाया जाता है। इसके पहले हमने देखा कि विपरीतार्थक शब्द जब होते हैं तब योजक चिन्ह लगता है, और यहाँ पर देखिए एक नया नियम बताया जा रहा है कि दो शब्द तो रहेंगे लेकिन उसमें से एक सार्थक रहेगा और दूसरा निरर्थक रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए परमात्मा परमात्मा, उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, रोटी वोटी, खाना वाना, ठीक है, पानी वानी, झूठ मूठ। तो ये हम अपने दैनिक जीवन में भी इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब ध्यान में रखना है कि जब भी इनका प्रयोग करेंगे तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो एक तरीके से आज का जो लेक्चर है वो व्यवहारिक स्तर पर भी आपको सचेत करता है, जागरूक करता है कि जब भी आप इन सारे शब्दों का प्रयोग करें तो ध्यान में रखें कि कहां पर क्या कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त हो रहा है। आगे बात करें, जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, मिलना जुलना, मारना पीटना, खाना पीना, आना जाना, करना धरना, दौड़ना धूपना, मरना जीना, कहना सुनना, समझना बूझना, उठना गिरना, रहना सहना, रोना जागना, सॉरी सोना जागना। तो ये क्या हो गया, ये सब संयुक्त क्रियाएं हैं और एक जगह प्रयुक्त हो रही हैं, एक साथ प्रयुक्त हो रही हैं, तो वहां पर योजक चिन्ह डैश का प्रयोग हो रहा है, जिसको कि आपने उदाहरण के माध्यम से देख लिया। अगला नियम है कि क्रिया की मूल धातु के साथ आई प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। प्रेरणार्थक क्रियाओं से संबंधित परीक्षाओं में खूब सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, आज क्लियर भी हो जाएगा कि प्रेरणार्थक क्रिया आखिरकार होती क्या है। पहले तो क्रिया की मूल धातु के साथ जब प्रेरणार्थक क्रिया आती है तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। जैसे उड़ना उड़ाना, तो उड़ना शब्द क्या है, क्रिया की मूल धातु है, और उड़ाना शब्द जो है यहाँ पर उड़ाना शब्द ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलना चलाना, तो दूसरा जो इसमें पद है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसी तरीके से आप ध्यान में रखिए, पीना पिलाना, ओढ़ना उड़ाना, सोना सुलाना, ये सब क्रिया और प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है कि दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच भी योजक चिन्ह लगता है। क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के बीच में तो लगता ही है, यदि दो प्रेरणार्थक क्रियाएं आ जाएं तो वहां पर भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे डराना डरवाना, भिंगाना भिंगवाना, जिताना जितवाना। आप देख रहे हैं प्रेरणार्थक क्रियाओं के उदाहरण है। इसलिए अगर विकल्प में आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, तो उम्मीद है कि अब इन लक्षणों के आधार पर आप सभी से पकड़ लेंगे। कटाना कटवाना, कराना करवाना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ और नियम है कि जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तब संज्ञाओं के बीच योजक चिन्ह लगता है। यानी कि संज्ञा एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तो वहां पर योजक चिन्ह लगता है, इसे द्विरुक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, गांव गांव, शहर शहर, घर घर, कोना कोना, चप्पा चप्पा, कण कण, बूंद बूंद, राम राम, वन वन, बात बात, बच्चा बच्चा, रोम रोम। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में और लिखित जीवन में दोनों में प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। तो अब कहाँ कहाँ पर डैश हो रहा है, आप भली भांति अच्छे से परिचित हो गए हैं कि योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ हो रहा है। जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बात करें तो परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्ययों तथा ही, से, का, अन्न आदि के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बहुत बहुत, थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत क्या है, परिणामवाचक है। आपके दिमाग में आया होगा कि आखिरकार ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या है। बहुत बहुत, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत, कम कम, कम बेश। ठीक है, धीरे धीरे, जैसे तैसे, आप ही आप, बाहर भीतर, आगे पीछे, यहां वहां, अभी अभी, जहां तहां, आप से आप, ज्यों का त्यों, कुछ न कुछ। देख रहे हैं ना, आगे यहाँ पर कुछ न कुछ, ऐसा वैसा, तब जब, या फिर जब तब, अ, तब तब, किसी न किसी, साथ साथ। तो ये परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषणों में प्रयुक्त होता है योजक चिन्ह। आपने उदाहरण के माध्यम से देख लिया। आगे बात करें तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे लिखा है दो चार, ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर ये कुछ कुछ, बहुत बहुत आ रहा है तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों तो वहां पर योजक चिन्ह लगता है। जैसे दो चार, एक एक, एक दो, चार चार, नौ छह, 10 12, 10 20, पहला दूसरा, चौथा पांचवा। तो इनके बीच में क्या प्रयुक्त हो रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। आगे बात करें, जब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा, से आदि जोड़े जाएं तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बहुत सी बातें, कम से कम, बहुत से लोग, बहुत सा रुपया, अधिक से अधिक, थोड़ा सा काम। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और ये सा, से आदि से जब जुड़ रहे हैं तो इनके बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग हो रहा है। अगला नियम है कि गुणवाचक विशेषण में भी सा जोड़कर योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बड़ा सा पेड़, बड़े से बड़े लोग, हिगना सा आदमी। तो आप देख रहे हैं सा से जब जुड़ रहा है तो उसके पहले यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। आप तीनों उदाहरणों के माध्यम से समझ गए होंगे। अगला है कि जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तब उस पद के साथ संबंधी पद जोड़कर दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि योजक चिन्हों का प्रयोग ज्यादातर विशेषण के संदर्भ में हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात की गई कि जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता है तब उस पद के साथ संबंधी पद जोड़कर दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाषा संबंधी चर्चा, पृथ्वी संबंधी तत्व, विद्यालय संबंधी बातें, सीता संबंधी वार्ता। तो अब यहाँ पर संबंधी पद जोड़ा गया है अलग से और उसके पहले योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे हम लेक्चर भी तैयार करते हैं तो उसमें भी बात करते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा पर बातचीत करेंगे तो वहां पर क्या हो गया, डैश का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पहले तो हमने तमाम जगहों पर बताया कि कहाँ कहाँ होने चाहिए, लेकिन अब कहाँ नहीं होने चाहिए ये ज्यादा जरूरी है। कहाँ नहीं होना चाहिए, हिंदी के लेखक योजक चिन्ह के प्रयोग में काफी उदारता से काम लेते हैं। ये अब योजक चिन्ह को धीरे धीरे हटाते जा रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के पहले हिंदी में निम्नलिखित शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया। खास तौर पर खासकर पत्र पत्रिकाओं में ये अधिक देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा क्योंकि मैंने बताया आपको कि योजक चिन्हों को लेकर इस लेक्चर में भी खूब बातें हुई। आप सभी हो सकता है कि कुछ कुछ पॉइंट्स को लेकर कंफ्यूज से भी हो गए होंगे। आपने नोट्स बनाया होगा लेकिन आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यही परेशानी पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के दिमाग में भी आई कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अब खत्म कर देना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पर नहीं होता है देख लेते हैं। जैसे रजत पट, कार्यक्रम, जनरुचि, लोकमत, जनपथ, योगदान, चित्रकला, पटकथा, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग,
आकाशवाणी, कामकाज, सूची पत्र, सीमा रेखा, वर्षगांठ, जन्मदिन, आसपास। ठीक है, पहले बीच में डैश हुआ करता था, लेकिन अब सब हटा दिया गया। अंधविश्वास, गतिविधि, आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण, रक्तदान, पद चिन्ह, आत्मनिर्भर, मानपत्र, प्रशंसा पत्र, आवेदन पत्र, अभिनंदन पत्र, परीक्षा फल, हिंदी परिषद, हिंदी संसार, हिंदी विभाग, राष्ट्रभाषा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां से अब धीरे धीरे योजक चिन्हों को हटा दिया गया। आगे बात करते हैं, अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका कि सिंबल भी आप देख रहे हैं प्रतीक के रूप में कैसे बना हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है, जिसमें कि मैंने 3 चीजों पर जिक्र किया है यहाँ पर, कि जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आप गया से आ रहे हैं, या फिर क्या आप गाजीपुर से आ रहे हैं, या फिर क्या आप वाराणसी से आ रहे हैं, या फिर क्या आप नई दिल्ली से आ रहे हैं। तो यहाँ पर बोध हो रहा है कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा है कि जहां स्थिति निश्चित न हो वहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहले के मुकाबले दूसरा आपको ज्यादा ध्यान में रखना है कि जहां स्थिति निश्चित न हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर शायद शब्द है जो कि स्थिति निश्चित न होने का बोध कर रहा है। आप शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, आप शायद प्रयागराज के रहने वाले हैं। व्यक्ति संदेह प्रकट कर रहा है, उसको निश्चित नहीं है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। सामने वाला बोला नहीं भाई मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, तो फिर क्या हो गया, फिर स्थिति स्पष्ट हो गई, आंसर मिल गया। जब तक नहीं है तब तक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तीसरा है कि व्यंग्योक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह का। जैसे अब व्यंग्य उक्ति आप समझ रहे हैं कि ऐसी उक्ति जो सीधे सीधे नहीं कही गई हो, और तीसरा इसमें अर्थ निकल रहा हो। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार इस युग का सबसे बड़ा शिष्टाचार है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक। जहां घूसखोरी का बाजार गर्म है वहां ईमानदारी कैसे टिक सकती है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। ये क्या हो रहा है, व्यंग्योक्तियों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर लग रहे हैं, 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सीधे सीधे पता चल जाता है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पर, और दूसरा है जहां पर स्थिति स्पष्ट न हो, क्लियर न हो वहां पर, और तीसरा व्यंग्य उक्तियों में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसका कि आप देख रहे हैं कि चिन्ह कैसे बना हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे आप हर्ष के भाव में है तो वहां पर विस्मयाबोधक चिन्ह लगेगा, विषाद है, घृणा है, आश्चर्य है, करुणा है, भय है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। आह्लाद सूचक शब्दों, पदों और वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह तुम्हारे क्या कहने, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो जगह पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अपने से बड़े को सादर संबोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, हे ईश्वर सबका कल्याण हो। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैं भी कई बार लिखता हूं तो प्रिय फिर अल्प विराम विद्यार्थियों फिर संबोधन, जिसको कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्योंकि जो भी नोटिस मैं आप सभी के लिए लिखता हूं तो उसमें हर्ष रहता है, हर्ष का भाव होता है, तो वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। खासतौर से कई बार इसको संबोधन, यहाँ पर देखिए लिखा गया था ना, संबोधित किया जाता है जब किसी को, तो वहां पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि जहां अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं वहां पर भी विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि क्या आप करना चाह रहे हैं, शुभकामना और सद्भावना प्रकट करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आखिर में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। यशस्वी हो, उसका पुत्र चिरंजीवी हो, प्रिय किशोर स्नेहाशीर्वाद। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया, सब विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया गया है।
जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए वहां पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कैसा निखरा रूप है, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का है। तुम्हारी जीत होकर रही, शाबाश, वाह कितना अच्छा गीत गाया तुमने। ठीक है, जैसे आप सभी सफल हो जाते हैं अपने अपने परीक्षाओं में, तो हमारे लिए भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह वहां पर अपने आप जाकर लग जाएंगे कि शाबाश, जिसको कि कई बार लोग बोलते हैं वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शुभकामनाएं सद्भावनाएं प्रकट की जाती है, वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग अभी देखें विराम चिन्ह के तौर पर, तो वहां पर प्रश्नकर्ता जब प्रश्न पूछता है तो उसमें उत्तर की अपेक्षा रहती है। जैसे था कि आप गाजीपुर के हैं, तो सामने वाला पूछना चाहता है कि आप हैं तो कहाँ, और अंदर का भी पूछ लिया जाता है कि किस तहसील के हैं, किस थाना के हैं। ठीक है, लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्हों का जब प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नकर्ता उत्तर की अपेक्षा नहीं करता है। ठीक है, वो उत्तर नहीं सुनना चाहता है बल्कि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है बस। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, जिसको कि दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो सिंगल इन्वर्टेड कामा में और दूसरा है डबल इन्वर्टेड कामा में, जिसको कि हिंदी में इकहरा और दूहरा कहा जाता है। अब ये चिन्ह लगता कहाँ है, जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य अथवा अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए वहां दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, कई विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि कहां पर सिंगल इन्वर्टेड कामा लगेगा, कहां पर डबल इन्वर्टेड कामा लगेगा। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं, उठाते हैं, तो वहां पर डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, चाहे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो, चाहे निबंधों में से कविता क्या है कि परिभाषा आप उठा रहे हैं और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि हमने ज्यों का त्यों हूबहू उठाया है, तब तो उसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करिए। और नहीं तो आपको लग रहा है कि इसमें कुछ शब्द मिस हो गए हैं इधर उधर, तब वहां पर आप इकहरे उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई विशेष शब्द का प्रयोग आप कर रहे हैं, कोई पद का प्रयोग कर रहे हैं या फिर वाक्यखंड का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर इकहरे उदाहरण लगाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये क्या हो गया, आप किसी बुक से इसको आपने उठा लिया है, या फिर किसी पुस्तक का एक वाक्य आपने ज्यों का त्यों उठा लिया है, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा में है। या फिर यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद कामायनी की कथा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, तो आप देख रहे हैं कामायनी जब है तो ये किसी विशेष शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में रख सकते हैं। आगे देखते हैं, जब पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, लेखक का शीर्षक इत्यादि उद्धृत करते हैं तो उस समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब आप किसी पुस्तक को लिख रहे हैं, जैसे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो आप वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। या फिर आप लिखेंगे उदंत मार्तंड समाचार पत्र, तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कामा। इसके बाद आप मान लीजिए लिख रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो वहां पर आप सिंगल इन्वर्टेड कामा में, यह नहीं कि डबल इन्वर्टेड कामा लिखकर आप बैठे हुए हैं, वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दूहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारतेंदु ने कहा था, देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए। तो जब आप कोई कथन, कहावत या फिर संधि आदि को उद्धृत करते हैं, लिखते हैं, तो वहां पर डबल इन्वर्टेड कामा होता है। ठीक है, तो जितने भी हिंदी आलोचक हैं उनके कथनों को आप अगर हुबहू वहां पर उद्धृत कर रहे हैं तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कामा नहीं होगा बल्कि डबल इन्वर्टेड कामा होगा। यही सब आपको एग्जाम में भी ध्यान में रखना है। हो सकता है कि कोई उपनाम दे और वहां पर डबल इन्वर्टेड कामा लगा दे, तो अब आप इस लेक्चर के द्वारा समझ गए होंगे कि वहां पर डबल इन्वर्टेड कामा नहीं होगा बल्कि सिंगल इन्वर्टेड कामा होगा, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसी तरीके से जितने भी उपनाम हैं, जैसे पांडे, बेचन, शर्मा, उग्र, तो उग्र जब आप लगा रहे हैं तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कामा। इसी तरीके से धूमिल का है, जितने भी उपनाम। तो इस तरीके से हमने विराम चिन्हों पर विचार किया। उम्मीद है कि आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्हों के प्रयोग और उनसे जुड़े हुए नियमों की जानकारी हो गई होगी और आप अपने परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से
उसको पूरा दिमाग में रखेंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।